सोचो, अगर तुम्हारी खोई हुई बेटी सालों बाद वापस आए, लेकिन वो वैसी ना हो जैसी पहले थी। अगर उसके अंदर कुछ और आ चुका हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं बल्कि पूरी फैमिली को कंट्रोल करना चाहता हो। ये सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं है, ये एक डरावना ख्वाब है जो घर के अंदर शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तोड़ देता है। फैमिली या कर्ज। आज की स्टोरी में एक छोटी सी गलती, एक पुराना रिचुअल और एक खतरनाक एंटिटी मिलकर बनाते हैं ऐसा हॉरर जो सिर्फ डराता नहीं, अंदर तक हिला देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जहां मम्मी सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक जिंदा कर्स है। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो एक सुनसान रेगिस्तान क्रॉस कर रही होती है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सुकून होता है। फादर अरबी गाना गा रहा होता है और प्यार से अपनी बेटी को कहता है कि वो भी साथ गाए। शुरू में बेटी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली एक साथ गाना शुरू कर देती है। एक खूबसूरत खुशगवार लम्हा जहां सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। अचानक मदर म्यूजिक बंद कर देती है। वो कहती है कि आवाज़ से उसका सर दर्द कर रहा है और यही वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन पैदा हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। घर पुराना है, टूटा फूटा, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो। और फिर सब कुछ मजीद डार्क हो जाता है। बेटी अपने प्यारे परिंदे को देखती है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होता है। उसके जिस्म से आम खून नहीं बल्कि काला गाढ़ा लिक्विड निकल रहा होता है। वो घबरा कर अपनी माँ से कहती है कि इसे बचा लो, प्लीज़ इसे ठीक कर दो। लेकिन माँ बिल्कुल ठंडी नज़रों से देखती है और एक चौंका देने वाला फैसला करती है। वो फौरन उस छोटे से जानवर की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है ताकि वो मज़ीद तकलीफ ना सहे। कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये लम्हा सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक इशारा कि उनके आसपास कुछ सुपरनैचुरल, कुछ अंधेरा मौजूद है। पेरेंट्स फौरन फैसला लेते हैं, बच्चों को कहते हैं कि यहीं रुकना और खुद आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो जा कहाँ रहे हैं? छुपा हुआ राज। कुछ ही फासले पर एक पिरामिड नजर आता है और उसके अंदर एक सीक्रेट रास्ता। मध्यम रोशनी के साथ वो अंदर एंटर करते हैं। एक तंग रास्ता, इतनी खामोशी के सांस की आवाज भी तेज लग रही होती है। और फिर वो पहुंचते हैं एक पुराने सार्कोफेगस के पास। दोनों एक दूसरे को देखते हैं उलझन में, जैसे उन्हें खुद नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन बगैर ज्यादा सोचे वो उस भारी ताबूत को हरकत देना शुरू कर देते हैं, सिंपल व्हील्स की मदद से। और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो आहिस्ता से उसे खोलते हैं। अंदर एक बिल्कुल बेजान मम्मी पड़ी होती है। वो आदमी हल्की घबराहट के साथ पूछता है, क्या ये जाग रही है? अचानक कुछ हरकत होती है। रोशनी एकदम से बंद हो जाती है। अंधेरा। वो घबरा कर रोशनी दोबारा ऑन करने की कोशिश करते हैं। जब रोशनी वापस आती है, वो दोबारा वही सवाल पूछता है और वो औरत जवाब देती है, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसी लम्हे मम्मी जाग उठती है। वो इंतहाई वहशियाना अंदाज में उस आदमी पर हमला करती है, उसे हवा में उठा लेती है और बेरहमी से उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। यहीं से कहानी का रियल हॉरर शुरू होता है। कुछ वक्त बाद हम मिलते हैं कैनन फैमिली से। चार्ली कैनन एक न्यूज़ एंकर है। टीवी पर कॉन्फिडेंट नजर आता है, लेकिन घर में उसकी बेटी केटी उसे देखना पसंद नहीं करती। वो कहती है कि उसके हाथों के इशारे बहुत ज़्यादा हैं और वो डिस्टर्बिंग लगते हैं। चार्ली को क्यूरियोसिटी होती है और वो अपने वाइफ लरीसा से पूछता है कि क्या वाकई ऐसा है, और लरीसा ऑनेस्टी से कहती है हाँ, और उसे सजेस्ट करती है कि वो अपने जस्टिस कम करे। फिर एक और ट्विस्ट, पता चलता है कि लरीसा प्रेग्नेंट है, यानी फैमिली में एक नई जिंदगी आने वाली है। लेकिन क्या ये खुशी सेफ है? घर का माहौल नॉर्मल लगता है जब तक बच्चों के दरमियान झगड़ा नहीं होता। सेबास्टियन अपनी बहन की डोल फेंक देता है और केटी गुस्से में आ जाती है। झगड़े के दौरान केटी एक आम सा सवाल पूछती है, आप दोनों किससे ज्यादा प्यार करते हो? सिचुएशन अजीब हो जाती है। चार्ली डोल को ठीक करता है और वापस देता है, लेकिन केटी फिर भी खुश नहीं होती। उसे लगता है कि उसके भाई के साथ वही सलूक नहीं हो रहा। कुछ देर बाद केटी गार्डन में खेलने चली जाती है। उनका घर काहिरा में है, जहाँ आम जिंदगी के साथ एक अजीब सी पुरस्कार फिजा भी मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ अगला खतरा एंटर करता है। जंगल के करीब खेलते हुए केटी एक अजीब औरत से मिलती है। उसका अंदाज, उसकी आंखें, सब कुछ डरा देने वाला होता है। वो कहती है कि वो एक विच है और केटी को एक ट्रक दिखाना चाहती है। और सबसे खतरनाक बात, वो कहती है कि वो उसकी फ्रेंड की माँ है, एक लड़की जो केटी की उम्र की है। इस झूठ से वो केटी का ट्रस्ट जीत लेती है। इसी दौरान चार्ली अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि उसे न्यूज़ स्टेशन की जॉब मिल गई है।
एक अच्छी खबर जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केटी एक बड़ी गलती कर रही होती है। वो उस औरत से अपनी फेवरेट मिठाइयाँ ले लेती है बगैर ये समझे कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। खतरा घर में एंटर कर चुका है। कुछ ही देर बाद चार्ली घर के कबाड़ में बहुत सारी कैंडीज देखता है और ये सब केटी की होती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये मिठाइयाँ वाकई सिर्फ मिठाइयाँ हैं या कुछ और जो चीज रेगिस्तान में जागी थी, क्या उसका ताल्लुक इस फैमिली से है? आगे क्या होगा जब ये दोनों कहानियां आपस में टकराएंगी? जब चार्ली अपने बेटे सेबास्टियन से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये सब केटी के एक दोस्त की माँ देती है, जो अक्सर गार्डन में आकर उसे ये स्वीट्स देती रहती हैं। ये सुनकर एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगती है। खतरा करीब आ रहा है। हम देखते हैं वही मिस्टीरियस औरत दोबारा केटी के पास आती है। इस बार वो अजीब सी नरमी के साथ माफी मांगती है और उसे एक एप्पल देती है। साथ ही कुछ ऐसे वर्ड्स सरगोशी में कहती है जो समझ ही नहीं आते। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक उस एप्पल में से एक कॉकरोच निकलता है और सीधा केटी के मुंह में एंटर करता है। वो सांस नहीं ले पाती, उसकी हालत खराब होने लगती है। क्या ये जादू था या कुछ और? इधर चार्ली ये सब सुनकर फौरन बाहर निकलता है। उसे याद आता है कि उसके बेटे ने गार्डन में उस औरत के बारे में बताया था। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन केटी गायब हो चुकी होती है और दीवार में एक अजीब सा होल नजर आता है, जैसे कोई उसे वहां से ले गया हो। चार्ली घबरा जाता है और पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ फासले पर उसे वो औरत नजर आती है जो केटी को अपनी बाहों में उठाई जा रही होती है। चार्ली पूरी ताकत के साथ उनके पीछे भागता है, लेकिन इर्द गिर्द का शोर, ट्रैफिक और उड़ती हुई धूल सब कुछ उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। और फिर एक जबरदस्त रेत का तूफान आ जाता है, सब कुछ खत्म होता हुआ। हर तरफ अंधेरा, धूल, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। और इसी केओस में वो औरत और केटी दोनों नजरों से गायब हो जाते हैं। चार्ली बिल्कुल टूट जाता है। बाद में पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर एक डिटेक्टिव डालिया के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इंग्लिश बोल सकती है, क्योंकि केस में गैर मुल्की लोग शामिल हैं। वो उसे बताते हैं कि ये सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं है, बल्कि कई लड़कियां लापता हो चुकी हैं और तकरीबन 190 लड़कियों की लाशें भी मिल चुकी हैं। ये काम आसान नहीं, बल्कि बहुत हिम्मत और मजबूत दिल मांगता है। डालिया ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उसे फौरन केटी के पेरेंट्स के पास ले जाया जाता है, ताकि वो उनके दरमियान हर बात सही तरह ट्रांसलेट कर सके, सच या शक। पूछगिछ के दौरान पेरेंट्स शदीद परेशानी में होते हैं। ऑफिसर पूछता है कि आखिरी बार उन्होंने अपनी बेटी को कब देखा था। चार्ली बताता है कि तकरीबन दोपहर 3 बजे के करीब। और लरीसा रोते हुए कहती है कि जिस औरत ने उसे किडनैप किया वो पहले उसे स्वीट्स देकर उसका ट्रस्ट जीतती थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर इस बात पर यकीन नहीं करता। वो इस कहानी को शक की नज़र से देखता है और हैरानकुन तौर पर वो ऑर्डर देता है कि पहले इस फैमिली की इन्वेस्टिगेशन की जाए, यानी शक उन्हीं पर जा रहा है। इसी वजह से पुलिस फौरन मदद नहीं करती और ये चीज़ पेरेंट्स के दर्द और गुस्से को और बढ़ा देती है। कहानी एक बड़ा जंप लेती है और हमें ले जाती है 8 साल बाद अल्बकाकी, न्यू मैक्सिको में। चार्ली अब शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहा होता है और पुरानी पिक्चर्स को देख रहा होता है, अपनी खोई हुई बेटी की यादों में खोया हुआ। दूसरी तरफ लरीसा हर रात उसकी याद में जीती है। वो जख्म अब तक नहीं भरा। घर में उनकी सबसे छोटी बेटी, जो अब 8 साल की हो चुकी है, अपनी माँ से कंप्यूटर मांगती है कुछ प्रिंट करने के लिए। डिनर के वक्त पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। सेबास्टियन, जो अब बड़ा हो चुका है, कहता है कि वो यूरोप जाना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, लेकिन उसकी माँ फौरन मना कर देती है। उसे डर है कि कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए। माजी अभी भी जिंदा है। ये लम्हा दिखाता है कि पुराना जख्म अब भी उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हर फैसला, हर रिश्ता, सब कुछ इससे मुतासिर है। कहानी एक बार फिर बदलती है। इस बार मिस्र के रेगिस्तान में एक यंग लड़का साइकिल चला रहा होता है जब अचानक उसकी चेन खराब हो जाती है। वो रुककर उसे ठीक कर रहा होता है कि अचानक आसमान से एक छोटा प्लेन तेजी से गिरता है और करीब ही क्रैश हो जाता है। वो घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके क्रैश साइट की तरफ जाता है। वहां उसे जहाज का मलबा मिलता है। पायलट मुर्दा होता है और को पायलट दरख्त की शाखों में फंसा होता है। वो डर के मारे भाग जाता है और भागते हुए एक पुराने ताबूत पर जा गिरता है। वही मम्मी का सार्कोफेगस, फिर से जागने वाला खौफ। कुछ देर बाद एक रिसर्चर्स की टीम वहां आती है। वो एहतियात से उस ताबूत को ऑब्जर्व करती है, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करती है और उसके राज जानने की कोशिश करती है। आखिरकार वो उसे खोलने का फैसला करते हैं। अंदर एक मम्मी होती है, पट्टियों में लिपटी हुई, जिन पर अजीब इंक्रिप्शंस बने होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उन पट्टियों को हटाना शुरू करते हैं, हर डिटेल को फोटोग्राफ में कैप्चर करते हैं और फिर अचानक मम्मी जाग उठती है।
एक खौफनाक चीख के साथ जो पूरे माहौल को हिला कर रख देती है। और इसी के साथ एक बार फिर खौफ आज़ाद हो जाता है। क्या ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं या कुछ और भी छुपा हुआ है? कहानी एक बार फिर नॉर्मल जिंदगी की तरफ आती है। कैनन फैमिली अपनी गाड़ी में होती है, पिज्ज़ा लेने जा रही होती है, एक छोटा सा सुकून का लम्हा एंजॉय करने की कोशिश। लेकिन एक कॉल सब कुछ बदल देगी। अचानक चार्ली के पास एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आती है। ये कॉल काहिरा में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी के एक ऑफिसर की होती है और जो खबर वो देता है वो सब कुछ हिला कर रख देती है। आपकी बेटी केटी जिंदा मिल गई है। ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक में चली जाती है। खुशी, हैरत, यकीन ना आने वाली सिचुएशन, सब कुछ एक साथ। बगैर एक सेकंड ज़ाया किए वो फ़ौरन काहिरा जाने का फैसला करते हैं। इतने सालों के बाद अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद उन्हें अंदर से हिला रही होती है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर उन्हें वार्न करता है कि उन्हें इमोशनली तैयार रहना होगा क्योंकि केटी की सिचुएशन बहुत सीरियस है। उसकी स्किन पर इंटेंस ट्रॉमा है और वो एक कैटाटोनिक स्टेट में है, यानी वो रिएक्ट नहीं कर रही, जैसे दुनिया से कट चुकी हो। डॉक्टर बताता है कि वो अजीब मूवमेंट्स कर सकती है, स्ट्रेंज आवाज़ें निकाल सकती है और उसके जिस्म में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं। उसका स्ट्रेस लेवल हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए उसे बहुत केयर से हैंडल करना होगा। अचानक मूवमेंट्स या तेज़ आवाज़ें उसे मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए उसे सिडेट रखा गया है। ये सब सुनकर पेरेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में एंटर करते हैं। वो नरमी से उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम अब सेफ हो। डॉक्टर ये भी बताता है कि उसके जिस्म पर जो स्क्रैचेस हैं वो उसने खुद को लगाए हैं। बाद में डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसे घर ले जाना शायद उसकी रिकवरी में मदद दे सकता है। कैनन फैमिली ये सुनकर अंदर से टूट जाती है और बाहर जाकर इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर बाद अथॉरिटीज़ उन्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हैं, वही सार्कोफेगस जिसमें केटी मिली थी। उन्हें बताया जाता है कि केटी को इसी ताबूत में ले जाया जा रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ और ये तरीका इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होता है। ये बात सुनकर केस और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। लेकिन क्या सब ठीक है? इधर घर में दादी केटी के 17th बर्थडे के लिए केक बना रही होती हैं। खुशी का माहौल होना चाहिए था ना, लेकिन हर तरफ टेंशन है। जब केटी घर वापस आती है तो सब उसे देखने बाहर आते हैं। हर चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस, खुशी, खौफ और अनसर्टेनिटी। सेबास्टियन उसे देखकर हिल जाता है। इतने सालों बाद छोटी बहन मॉड मासूमियत से उसके पास आती है और कहती है, अब तो आप तकरीबन उतनी ही उम्र की हो जितनी मैं थी जब आपको किडनैप किया गया था। इधर ग्रैंड मदर प्रेयर करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही प्रेयर खत्म होती है केटी अचानक उठती है और उसे जोर से हेडबट कर देती है। कुछ उसके अंदर जाग चुका है। अगले ही मोमेंट उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, जैसे वो कंट्रोल में ना हो। पूरा घर पैनिक में चला जाता है। किसी तरह वो उसे कंट्रोल में लाते हैं और उसे सेडेटिव देकर पुरसुकून करते हैं। उसी रात मॉड अपने भाई सेबास्टियन के पास जाती है और डरते हुए कहती है कि उसे केटी से डर लग रहा है। उधर चार्ली बैठकर सार्कोफेगस की पिक्चर्स को गौर से देख रहा होता है, जवाब ढूंढने की कोशिश में। और लरीसा अपनी बेटी के पास बैठकर उसे उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करती है। उसे बचपन के पिक्चर्स दिखाती है और बताती है कि वो कौन थी और इस फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई। अचानक मॉड और सेबास्टियन को घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कुछ डिफरेंट जगहों से आ रही हों। चार्ली फौरन ऊपर जाता है और देखता है केटी अपने बेड पर नहीं है। वो फौरन लरीसा को जगाता है और दोनों उसे ढूंढना शुरू करते हैं। उधर बच्चे कहते हैं कि उन्होंने दीवार पर कुछ मूव करते देखा है। जब लरीसा वहां पहुंचती है तो एक खौफनाक मंजर सामने आता है। केटी अंधेरे में कुछ खा रही होती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर सच सामने आता है। ये इंसान नहीं रहा, वो इंसेक्ट्स खा रही होती है। सेबास्टियन भी बाहर आता है और ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है। चार्ली और लरीसा उसके मुंह से कॉकरोच निकालने की कोशिश करते हैं और ये मंजर देखकर सेबास्टियन को उल्टी आना शुरू हो जाती है। खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन चार्ली बच्चों को स्कूल ले जा रहा होता है। रास्ते में अचानक कायोटीज का एक ग्रुप उनका रास्ता रोक लेता है। एक अजीब सा खौफ, एक वार्निंग जैसा एहसास पैदा होता है। कुछ लम्हों बाद वो रास्ता साफ करते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या असल खतरा खत्म हो चुका है या अभी सिर्फ शुरुआत है? आगे क्या होगा जब केटी का राज पूरी तरह सामने आएगा? गाड़ी से उतरने से पहले सेबास्टियन अपने फादर से एक सीधा सा सवाल पूछता है, डैड, केटी के साथ असल में हुआ क्या था? लेकिन चार्ली के पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता। उसे वही बात दोहरा सकता है जो डॉक्टर ने उन्हें बताई थी। सच अब भी एक राज है,
घर पर लरीसा और दादी मिलकर केटी का ख्याल रख रही होती हैं, बहुत नरमी के साथ, जैसे वो उसे दोबारा नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही हों। वो उसके नाखून काटती हैं, उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता संवारती हैं, जैसे माजी की वही पुरानी केटी वापस लाना चाहती हूँ। इधर चार्ली बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आता है और एक अहम काम शुरू करता है। वो केटी का रूम सिक्योर करने लगता है ताकि वो दोबारा कहीं भाग ना जाए। लेकिन इसी दौरान उसे कारपेट के नीचे एक अजीब सा ब्लड स्टेन मिलता है। ये निशान किस चीज़ का है कि देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। इधर लरीसा जब केटी के नाखून काट रही होती है तो अचानक एक खौफनाक चीज़ होती है। केटी की स्किन का एक हिस्सा खुद ब खुद उतरने लगता है कि देखकर वो अचानक भाग जाती है। शोर सुनकर चार्ली फौरन आता है और उसे एक बार फिर इसी हालत में देखता है। वो इंसेक्ट्स खा रही होती है, लेकिन इस बार सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। चार्ली उसे गौर से फॉलो करता है और जो वो देखता है वो और भी डिस्टर्बिंग होता है। केटी अपने ही पाँव को फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस ना हो या जैसे कोई और उसके जिस्म को कंट्रोल कर रहा हो। किसी तरह वो उसे रोक लेते हैं और दोबारा सेडेटिव देकर उसे पुरसुकून करते हैं। इसके बाद चार्ली एक मुश्किल फैसला सजेस्ट करता है कि शायद केटी को किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में टेम्पोरेरली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन लरीसा फौरन इनकार कर देती है। वो कहती है हमारी बेटी पहले ही हमसे इतने साल दूर रही है, अब जब वो वापस आई है मैं उसे दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ से दोनों के दरमियान टेंशन बढ़ने लगती है। चार्ली गिल्ट में डूबा हुआ है, ये मान लेता है कि ये सब उसकी गलती है। वो कहता है मैं वहाँ था जब उसे ले जाया गया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका, और उसे ये भी अफसोस होता है कि उसने कभी उस मिस्टीरियस फ्रेंड पर शक नहीं किया जो केटी गार्डन में देखा करती थी। ये सुनकर लरीसा गुस्से में आ जाती है और आर्ग्यूमेंट खत्म करके अपनी बेटी के पास चली जाती है। वो केटी के सामने खड़ी होकर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है एक वर्ड बोलो, बस एक, लेकिन केटी अचानक उस पर थूक देती है। ये लम्हा साफ दिखा देता है कि अब उनके दरमियान कितना फासला आ चुका है और उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। बाद में चार्ली को कुछ स्किन के पार्ट्स मिलते हैं जो शायद केटी के जिस्म से उतरे होते हैं। वो उन्हें गौर से देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उन पर अजीब इंस्क्रिप्शंस बनी होती हैं, जैसे कोई पुरानी ज़बान हो, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता। तो वो उन टुकड़ों को तरतीब देना शुरू कर देता है और उन्हें सार्कोफेगस की पिक्चर से कंपेयर करता है, किसी क्लू की तलाश में। सच तारीख में छुपा है। इसी तलाश में वो एक एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर की क्लास में जाता है जहां ममीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। चार्ली उससे मिलता है और वो सब कुछ दिखाता है जो उसे मिला था। प्रोफेसर उसे बताता है कि ये शायद एक बहुत पुरानी मिस्ट्री ज़बान है जो जीसस के ज़माने से भी हज़ारों साल पहले की हो सकती है। ये सुनकर चार्ली को यकीन होने लगता है कि ये सब कुछ आम नहीं है। वो उस प्रोफेसर से मदद मांगता है इन सिंबल्स को ट्रांसलेट करने के लिए और फिर एक इशारा मिलता है। घर पर अचानक एक अजीब चीज़ होती है। केटी मोर्स कोड के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। चार्ली फौरन अपना नोटबुक निकालता है और हर सिग्नल को नोट कर लेता है। फिर वो उसके सामान को चेक करता है और उसे उसका पासपोर्ट और कुछ नोट्स मिलते हैं। जब वो मैसेज डिकोड करता है तो एक नाम सामने आता है, लैला के नाम सुनकर वो फौरन डिटेक्टिव डालिया को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। डालिया पूछती है क्या इस नाम से रिलेटेड कोई और क्लू भी है, कोई लेटर, कोई चीज। ये सुनते ही चार्ली एक पुराना ट्रंक खोलता है जो लेटर से भरा होता है और वो बेचैनी से उन्हें देखना शुरू कर देता है, लेकिन रियल डेंजर अभी घर में है। इसी दौरान घर में मॉड बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई गाना गा रहा होता है, बहुत मीठे लेकिन डरा देने वाले अंदाज में। वो उस आवाज के पीछे जाती है और केटी के कमरे तक पहुंच जाती है और वहाँ वो देखती है कि केटी बोल सकती है। केटी उसे आहिस्ता से कहती है ये बात किसी को मत बताना और कहती है कि वो पहले उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। लेकिन फिर उसके क्वेश्चंस अजीब होते जाते हैं। वो उससे अजीब बातें पूछती है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के टेस्ट के बारे में भी। मॉड डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स उसे रोक लेती है और उसे हवा में उठा लेती है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसी वक्त बेसमेंट में चार्ली देखता है कि लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसे अभी अभी एक लेटर मिला होता है जिस पर एक नाम लिखा होता है, लैला। क्या ये नाम ही एक्चुअल सीक्रेट है या कुछ और भी छुपा है? इधर डिटेक्टिव डालिया नए क्लूज पर काम कर रही होती है और उसे एक अहम सुराग मिलता है, रेगिस्तान में एक अलग थलग जगह जो शायद इस केस से जुड़ी हुई है। वो फौरन अवेलेबल फोटोज को एनालाइज करना शुरू करती है किसी भी मैच की तलाश में। सच अब सामने आने वाला है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चार्ली को एक चौंका देने वाली हकीकत बताता है। वो कहता है ये जो फ्रेगमेंट्स तुम्हें मिले हैं ये कोई आम राइटिंग नहीं है, बल्कि ये किसी बहुत पुरानी और अंधेरी चीज का हिस्सा है, एक एंटिटी जिसका नाम है
कहा जाता है कि ये एक ईवल फोर्स थी जो जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान साए की तरह मूव करती थी। उसे फैमिलीज को तबाह करने वाली कहा जाता था। वो लोगों के बीच शक पैदा करती थी। जहाँ कभी मोहब्बत होती थी वहाँ नफरत भर देती थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर देती थी। अपने वक्त में उसे एक डीमन समझा जाता था, लेकिन जीसस से भी हजारों साल पहले उसका नामो निशान खत्म हो गया। सिर्फ कहानियां रह गईं और कुछ टुकड़े जिन्हें लोग भूल जाना चाहते थे। प्रोफेसर मजीद बताता है कि ये फ्रेगमेंट्स एक्चुअली ऐसे वर्ड्स पर बेस्ड हैं जो उस डीमन को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे कोई एंशिएंट इंस्ट्रक्शंस हों, किसी खास मकसद के लिए लिखी गई। क्या केटी उसी का हिस्सा है? उधर स्कूल में मॉड बगैर किसी वजह के अपनी टीचर को इंसल्ट करती है और घर में केटी हंस रही होती है जैसे उसे सब कुछ पता हो, एक अजीब सुकून के साथ जो उसकी हालत से बिल्कुल मैच नहीं करता। दूसरी तरफ डालिया रेगिस्तान में उस फार्म तक पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है और हर चीज को गौर से देखती है, रेत के निशानात, पुरानी बिल्डिंग्स, और फिर वो उसी पिरामिड तक पहुंचती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसके करीब जाती है और नीचे जाने वाला रास्ता देखती है जहां वो सार्कोफेगस रखा गया था। इसी दौरान वही मिस्टीरियस औरत भी वहां पहुंच जाती है, इस बार क्लियर इंटेंशंस के साथ। आखिरी टकराव, डालिया नीचे जाती है और उस जगह तक पहुंचती है जहां ताबूत था, लेकिन जैसे ही उसे डेंजर महसूस होता है वो बैकअप के लिए भागती है। उसी लम्हे वो औरत उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डालिया पहले फायर कर देती है और तभी एक लड़की वहां आती है और भाग जाती है। डालिया उसके पीछे दौड़ती है रेत के तूफान में, लेकिन वो लड़की रुकती है और जमीन से कुछ निकालती है। डालिया करीब जाकर देखती है, वो लैला होती है, और जब वो एक चेस्ट खोलती है तो उसमें से एक कैसेट निकलता है जिस पर केटी का नाम लिखा होता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। उधर चार्ली अपने बच्चों के साथ गाड़ी में वापस आ रहा होता है और मॉड कंटिन्यूअसली अजीब वर्ड्स बोल रही होती है जैसे उस पर कंट्रोल ना हो। घर में दादी केटी के लिए दुआ कर रही होती है, लेकिन केटी अचानक उन्हें जोर से धक्का देती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसे बुरी तरह मारती है और दादी जमीन पर गिर जाती हैं। फिर एक और हॉरिफाइंग सीन, कायोटीज आकर उसे खा जाते हैं। पूरी फैमिली टूट जाती है सिवाय मॉड के, जो हंस रही होती है जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। उधर डालिया वो टेप देखती है जिसमें लैला की माँ नजर आती है। वो सर्द लहजे में कहती है, मासूम बच्चे ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, और फिर वो बताती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इसके बाद डालिया लैला से बात करती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ ने उसकी ज़बान काट दी थी। ये सुनकर सब कुछ और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। लैला इशारों में बताती है कि उसने सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सज़ा दी गई। वो कहती है केटी को इस बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए था, उसे मूव करना गलत था। फिर वो कागज मांगती है और सब कुछ लिखना शुरू कर देती है। डालिया ये सब देखकर फौरन चार्ली के पास जाने का फैसला करती है। घर में मातम। इधर कैनन फैमिली दादी की मौत पर सोग मना रही होती है। दर्द, खौफ और खामोशी हर तरफ फैली होती है। मॉड खाना थूक देती है और लरीसा साफ कहती है, मैं केटी को अब इस घर में नहीं रख सकती। उधर सेबास्टियन केटी के पास बैठा होता है। केटी नरमी से उससे बात करती है, कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब मैनिपुलेशन होती है। सेबास्टियन डर कर वहाँ से चला जाता है और म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन वहाँ भी केटी की आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे याद दिलाती है, याद है जब तुमने डॉल फेंकी थी? वहीं से मुझे आइडिया मिला कि दादी उड़ सकती हैं या नहीं। अब कोई हद बाकी नहीं रही। इधर जब सब लोग मसरूफ होते हैं, मॉड चुपके से दादी के कॉफिन में जा गिरती है और उनकी गर्दन से खून चूसने लगती है। ये सीन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर होता है। बाद में सब लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक डालिया वहाँ पहुँच जाती है और चार्ली को सब कुछ दिखाती है और कहती है ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डार्क साइन जाहिर हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है। इस फैमिली सीक्रेट को रोकने का एक ही तरीका है, ममीफिकेशन रिचुअल। क्या ये रिचुअल सब कुछ खत्म कर देगा या मजीद तबाही लाएगा? वीडियो में आगे बताया जाता है कि सबसे बड़ी बेटी होने के नाते ये रिचुअल उसी ने करना था ताकि उसकी फैमिली इस नाजमेरियन से सेफ रह सके। इसीलिए उसने ये वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आने वाली नस्लें भी ये रिचुअल सीख सकें। एक खतरनाक ट्रेडिशन, वो बताती है कि एक मुर्दा जिस्म को एक नए होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है और उसके लिए एक मासूम बच्चा सबसे बेहतर होता है क्योंकि उसका जिस्म ज्यादा देर तक सरवाइव करता है, लेकिन जरूरत पड़े तो कोई भी इंसान इस्तेमाल हो सकता है। फिर वो रिचुअल शुरू करते हैं। वो केटी के जिस्म को मम्मी के साथ बदल देते हैं, उसे करीब लाते हैं और एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अगले ही मोमेंट केटी मम्मी को अब्सॉर्ब करना शुरू करती है। एक ऐसा प्रोसेस जो समझ से बाहर है। इंसान
या कुछ और। इसी दौरान केटी अपने भाई सेबास्टियन के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदद करे। वो कपड़े उतारने लगता है जैसे उसकी अपनी मर्जी ही खत्म हो गई हो। वीडियो में दिखाया जाता है कि रिचुअल के दौरान उन पट्टियों को उस पर भी लपेटा जाता है। डालिया बताती है कि जो चीज भी इसमें डाली गई है उसे हमेशा जमीन के नीचे बंद रहना चाहिए था, कभी जागना नहीं चाहिए था। ये सुनकर चार्ली शॉक में आ जाता है। इधर लरीसा केटी के पास जाती है और अचानक चार्ली अपनी दादी को जिंदा देखता है। वो उसके करीब आती है एक अजीब और डरा देने वाले अंदाज में, यहाँ तक कि वो उससे इनअप्रोप्रिएट बात करती है। चार्ली खौफजदा होकर वहां से भाग जाता है और केटी के पास पहुंचता है। अब सब कंट्रोल से बाहर है। केटी अब मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी होती है। वो अपने बाप को काटने लगती है और मारने लगती है। इधर लरीसा अपने बेटे सेबास्टियन का सामना करती है, लेकिन वो भी केटी के कंट्रोल में होता है। इसी वक्त दादी डालिया पर हमला करती है और एक बिच्छू उसके मुंह में डाल देती है। ये सीन इंतहाई खौफनाक होता है, लेकिन डालिया बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल देती है। लरीसा एक चाल चलती है और अपने बेटे को ट्रैंक्विलाइजर दे देती है। चार्ली डालिया की मदद करता है। वो बिच्छू निकालती है और उसे कहती है वो स्पेल याद करो, क्योंकि वो अरबी जानती है। बिच्छू की वजह से उसके गले में सुराख हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत के साथ वो मंत्र जोर से बोलती है। आखिरी कोशिश। जैसे ही रिचुअल कंप्लीट होने वाला होता है, लरीसा वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देखती है। और फिर चार्ली एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, एक बाप की कुर्बानी। कुछ देर बाद केटी दोबारा बोलती है और जब वो अपने बाप के बारे में पूछती है तो उसे सच नहीं बताया जाता। चार्ली को एक ट्रंक में बंद कर दिया जाता है। केटी मोर्स कोड के थ्रू उससे बात कर सकती है और लरीसा को बताती है डैड कहते हैं वो हमसे प्यार करते हैं। क्या ये वाकई खत्म हो गया? बाद में लरीसा अपने बच्चों को खेलते हुए देखती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, लेकिन हकीकत अभी खत्म नहीं हुई। वो डालिया से कांटेक्ट करती है और कहती है कि उसे चार्ली के बारे में बात करनी है। फिर एक और शॉकिंग सच सामने आता है। लैला की माँ अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। लरीसा उसे सेडेटिव देने जाती है। इसी दौरान डालिया चार्ली की बॉडी लेकर आती है और कहती है अब तुम्हें अगला स्टेप याद होगा, यानी वो यही रिचुअल दोबारा करेगी, इस बार लैला की माँ के साथ, और उसका जिस्म बदलकर चार्ली को वापस जिंदा किया जाएगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन एक ऐसे एंड के साथ जहाँ सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला है। एक ना खत्म होने वाला साइकिल जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। क्या कोई इस कर्ज को हमेशा के लिए रोक सकेगा?